Hello students, I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So my dear students and my friends, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आज मैं डिस्कस करूँगा कि यूपी पीजीटी केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का अगर सिलेबस पढ़ना अभी स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारा टाइम लग जा रहा है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उस क्वेश्चंस के सारे जो पॉइंट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनको भी डिस्कस कर लिया करूँगा ताकि आपको जो है ना चीज़ें उससे रिलेटेड क्लियर हों, आप क्वेश्चंस कितनी आसानी से कर पाएँ। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने क्या अप्रोच है, ये इम्पोर्टेंस है, ये मायने रखता है। तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया करूँगा डेली। तो इनको अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो डेफिनेटली आपका पीजीटी केमिस्ट्री और इस इक्विवेलेंट लेवल के एग्ज़ाम जैसे कि जीआईसी वगैरह हुआ, ठीक है, टीजीटी हुआ, वो सारे एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने बन लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द मेथड यूज फॉर ऑब्टेनिंग द हाईली प्योर सिलिकॉन। हाईली प्योर सिलिकॉन की बात कर रहा है कि प्योर सिलिकॉन को क्या करना है, प्योर सिलिकॉन को आपको ऑब्टेन करना है। तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो चार मेथड दे रखे हैं। ऑक्सीडेशन मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, जॉन रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो देखो, आपको सिलिकॉन ऑब्टेन करना है, ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करेंगे नहीं, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसका, जॉन रिफाइनिंग का। ठीक है, तो जॉन रिफाइनिंग के लिए अभी यहाँ पर चलो बाई चांस की बात है कि सिलिकॉन दे रखा है। अगर कभी इन केस कभी भी आपको सेमी कंडक्टर्स दे रखे हों, ठीक है, जब भी कभी बात आ जाए सेमी कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स की मैं बात करता हूँ। अगर आपको सेमी कंडक्टर दे रखे हैं, जैसे कि सिलिकॉन की हमने बात की है, सिलिकॉन दे रखा हो, इसके अलावा अगर आपको जर्मेनियम भी दे रखा हो ना, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ये सारे सेमी कंडक्टर्स अगर गिवन है तो आप बताएंगे इनको किसके द्वारा सेपरेट करेंगे, जॉन रिफाइनिंग के द्वारा। ठीक है, इनसे सेपरेट आउट कर पाएंगे। अगर आपका कैसा है, हाईली मान लो कोई रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि सोडियम हुआ है ना, पोटेशियम हुआ, तो उनको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपको पता है, क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इम्प्योर कोई सैंपल होता है उससे इम्प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ ही रखा क्या प्रोसेस है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, या और भी इसकी डेफिनेशंस हैं, तो अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाइएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज शोन बाई 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किस सॉल्यूशन के द्वारा शो किया जाएगा, है ना। आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड और KCl, ग्लूकोज और यूरिया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले देख लो कि है क्या। ऑस्मोटिक प्रेशर एक टाइप की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या समझ रहे हैं आप, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। और अब थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि व्हाट आर द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे आप लोग, जो है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तसल्ली से डिस्कस करेंगे हम लोग, जो है एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब सीधा कह सकते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो किस पर डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द आयंस। तो अब देखोगे प्रेशर की बात कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो सीधी बात है कि हम कह सकते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस।
या नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। अब दोनों को डिसोसिएट करके देख लो। अगर मैं CaCl2 को डिसोसिएट करूं वाटर में डालने पर क्या होगा, CaCl2 Ca2 पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में। और इसी तरह से अगर मैं इसको करूं कि Cl को वाटर में डिजोल्व करूं तो ये डिसोसिएट होगा कि पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। और अगर मैं ग्लूकोज को डिसोसिएट करूंगा वाटर में डालकर तो ग्लूकोज का कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर मैं इसी तरह से यूरिया को वाटर में डालूंगा डिसोसिएट करूंगा तो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर डिसोसिएशन होकर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले, मुझे कितने 3 मॉलिक्यूल्स मिले, यहाँ कितने 2 मॉलिक्यूल्स मिले, यहाँ तो हमारा 1 ही मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है नंबर ऑफ आयंस CaCl2 में। द करेक्ट आंसर इज CaCl2। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आयंस किस कंपाउंड में हो रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका कैसा हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना। अभी यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो देखो ये 4 टाइप की होती हैं। एक होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में डिस्कस कर दे रहा हूँ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसके अलावा डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये भी है। और फोर्थ वन आपका है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अभी हमने यहाँ पर बताया था। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप याद रख सकते हैं तो एक फार्मूला और मैं छोटा सा बताऊंगा आपको कि जो किसके लिए है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर अगर कभी निकालने को आए नहीं कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी हुई है ना, तो आप इस फार्मूले को ऐसे निकालेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर की फार्मूला होता है डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट और इक्वल टू x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। ठीक है, तो यहाँ देख लो जरा थोड़ा सा जो है TB नॉट क्या है, TB नॉट जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट। और TB क्या है, TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने डिस्कस क्लियर हो गई। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में देखो इसका भी एक फार्मूला बताऊंगा, ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। इसका फार्मूला एक होता है डेल्टा TF इक्वल टू डेप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मैं चलो यहाँ बता देता हूँ, इधर यहीं बता देता हूँ। डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू होता है TF नॉट माइनस TF। देखो यहाँ देखना थोड़ा सा अंतर है, यहाँ डेल्टा TB निकालते तो TB पहले आता, TB नॉट बाद में, और डेल्टा TF में TF नॉट पहले आएगा ना, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। और कौन चीज़ यहाँ पर क्या है वो भी देख लो, TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है,
ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टी एफ क्या है, डेप प्रेशर इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डेप प्रेशर मीन्स होता है फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई। ठीक है, तो यहाँ से ये अभी शॉर्ट में हमने डिस्क्राइब किया है, अगर इसका टॉपिक पर्टिकुलर आएगा तो डिटेल में भी बताएंगे। बस ये ध्यान रखना, जो हमारा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं। जब एलिवेशन की बात आएगी, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो आपका क्या होगा, टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी इसमें टी बी पहले आएगा। और जब डेल्टा टी एफ की बात करेंगे, डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पर टी एफ नॉट पहले आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये थोड़ा ध्यान रखना बस। बाकी फिर ऑस्मोटिक इन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो इसको सिंपली हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। ये एक्चुअली होता क्या है, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड दैट जस्ट टस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि जैसे समझो, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, मान लो यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है, ये एसपीएम लगा दी है, और ऑस्मोसिस जब यहाँ पर हो रहा है, और मैंने क्या किया, इधर साइड में मान लो कोई पिस्टन लगा करके और एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या किया, मान लो ऑस्मोसिस हो रहा है ना, और ऑस्मोसिस में हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगा दिया, एक्सेस प्रेशर, इतना प्रेशर लगा दो कि ऑस्मोसिस का जो फ्लो है वो बंद हो जाए। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ की ओर जाएंगे, सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, यही तो क्या है, ऑस्मोसिस है। तो इसके फ्लो को रोक दो, इतना प्रेशर लगा दो कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है ये क्या हो जाए, रुक जाए, तो उस एक्सेस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन वी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू सी की जगह लिख दो N2 अपॉन वी और आर टी, या हम कह सकते हैं पाई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई वी इक्वल टू N2 RT, फार्मूला बन जाए जाके। या हम कह सकते हैं पाई वी इक्वल टू N2 क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो इसका फार्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, WB अपॉन MB इंटू RT। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर RT, तो ये फार्मूला एक निकल के आ जाएगा। सीधा कह सकते हैं पाई वी इक्वल टू, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। पाई यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने सारी यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब देखो, इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन देखना, मैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला होता है BO इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Na का मतलब यहाँ पर सोडियम मत समझ बैठना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हो गया 1/2 NB माइनस Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Na यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा, चलो एक मैं करके यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे मैंने O2 का करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना O2, अगर हम बात करें O2, ये 2 एटम से मिलके बना हुआ है। O, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 और 2p, कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन एटम भी है, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बोलो। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपके आएंगे 8 और 8 16। एक टर्म आता है आपका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी एटम के लिए, इसी तरह से मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालेंगे O2 का, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ से सिग्मा 1s2, फिर आएगा हमारा सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और
इसके बाद क्या आएगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स, और ये पाई टू पी बाई, फिर सिग्मा टू पी जेड, है ना, और पाई फिर आ जाएगा हमारा पाई स्टार टू पी एक्स, फिर आएगा पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी बाई, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कब के लिए? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब के लिए है जब हमारे टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हों वो कब हों, लेस देन 14। ये तब के लिए है जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हों आपके लेस देन 14, लेस देन कैसे हो, 14 हों, लेस देन इक्वल टू 14 कह सकते हैं। अगर एक्चुअली यहाँ पर मेरे 16 जो है ना, ये कैसे है, 14 से 16 जो है ये 14 से ग्रेटर है। जो हमारे एक्चुअल में क्या है, वो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 से ज़्यादा है। तो इसके केस में क्या होता है, ये एक ऑर्बिटल एक्सचेंज कर जाता है। कौन सा, ये वाला यहाँ आ जाता है इसकी जगह, और ये वाला इसकी जगह पहुँच जाता है। तो नया जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो ये बन जाएगा जाके, तो देखो ये बनेगा हमारा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा हमारा क्या, सिग्मा 2p z, है ना, सिग्मा 2p z, फिर आया हमारा पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। बस इस इलेक्ट्रॉन में आप या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हम केवल p वाले ऑर्बिटल्स को लेकर के आपको दिखा देते हैं। पूरा करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं इसमें बची हुई है। एक हमने ये p ऑर्बिटल ले लिया और एक हमने ये p ऑर्बिटल ले लिया, तो 1 2 1 2 3, ये कौन से p ऑर्बिटल हैं, 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी 2p ऑर्बिटल है। और दोनों के 2p ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 4 है, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब देखो सबसे पहले नीचे क्या आएगा, तो देखो मैंने ये ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, बना दिया है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p ऑर्बिटल में, तो मैं इसमें फिर अप कर देता हूँ 1 2, है ना, 3 4 5 6 और अब यहाँ 7 और ये 8। तो यहाँ पर ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आप देख लो फार्मूला हमने क्या कहा था, ये कहा था कि 1/2NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, एक तो ये ऑर्बिटल, ये वाला आपका पाई 2px पाई 2y, ये वाला भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये वाला भी आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये वाले आपके ऊपर वाले एंटी, ये भी एंटी बॉन्डिंग और ये भी एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा स्टार 2pz में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आपने देखा पाई 2px पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 2 4 2 6, ठीक है, कितने हो गए, 6 आपके हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, ये 2 हो गए, अपॉन 2 भी लगा हुआ है। तो देखो 6 में से 4 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो कितना, 6 में से 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 इक्वल टू कितना आया, 2। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2। ये O2 मॉलिक्यूल का निकाला था, तो O2 मॉलिक्यूल में जब हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, डबल बॉन्ड, यानी कि 2। ये डबल बॉन्ड आता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। बस यहीं से अंदाज लगा लिया करो, क्योंकि अब ये पूरा डायग्राम ये एग्जाम में बना के नहीं देखते हम लोग, सीधा सीधा करना होता है, ठीक है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, बस ये ध्यान रखना कि लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py ऑर्बिटल में गए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ठीक, यहाँ मान लो एक इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो क्या करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर ये बनेगा 6 माइनस, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 6 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब क्या होगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5, और 2.5 किसका हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, कम कर देंगे तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये O2 पॉजिटिव का हो गया, किसका हो गया, O2 पॉजिटिव का। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, O2 का कितना हो गया 2, चलो O2 नेगेटिव का देख लो,
अगर मैं यहीं पर मैं बात कर लूँ O2 नेगेटिव की, तो ध्यान से देखना O2 पे नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाए, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा कर दिया तो इसका मतलब क्या, एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 बॉन्डिंग में तो वही रहे, तो 6 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3/2, 3/2 मीन्स कितना होगा 1.5, तो O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5 हो गया। O2 पर 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी देख लो, O2 पर 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और का ऐड कर दिया गया इसमें, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस अब यहाँ पर 4 हो गए अपॉन 2, इसका मतलब कितना हो गया 2/2 इक्वल टू 1, तो O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना केवल हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सीधी बात है, जिसमें पॉजिटिव लगा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा। अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा जाए कि किसका कैसा कैसा होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो जाएगा भाई O2 पॉजिटिव का, और उसके बाद किसका हो गया, उसके बाद होगा आपका केवल O2 का 2 होता है, फिर होगा O2 पे सिंगल नेगेटिव का, फिर होगा O2 पे 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर। तो दिस इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री क्वालिफाई कर सकते हैं, यूपी पीजीटी या कोई भी पीजीटी हो, ठीक है, चाहे डीएसएसबी हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, कोई भी पीजीटी अगर आप करना चाहते हैं और वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे और कमेंट करिए इसी तरह की और भी वीडियो अगर चाहते हैं तो मैं और भी कंटिन्यूसली करता रहूँगा। अभी मैंने क्वेश्चंस 3 किए हैं और इस तरह आगे 4 क्वेश्चन करके और इस तरह कंटिन्यूसली बहुत सारे क्वेश्चंस जो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड टॉपिक को भी डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। तो डेफिनेटली है कि इससे बाहर आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अपने चैनल पर कंटिन्यूसली बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।